Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 13वें की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं हमारे चैनल द जीएस वे में। अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1 जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? दोस्तों ये है आपका ऑप्शन डी केवड़िया रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि दोस्तों जनवरी 2022 में इसका नाम एकता रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों अब से भारतीय रेलवे ने केवड़िया स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यह है रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम से को बदलने को मंजूरी दे दी है तथा यह बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है दोस्तों, गुजरात में, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण दोस्तों ऑप्शन बी पानी में चीनी। ऑप्शन बी पानी में चीनी, जो कि दोस्तों समांगी मिश्रण का उदाहरण है। दोस्तों भौतिक गुण समांगी मिश्रण को अलग करने में मदद करते हैं और वह मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अप्रभेद्य होते हैं उन्हें दोस्तों समांगी मिश्रण कहते हैं, याद रखिएगा। अब विषमांगी मिश्रण दोस्तों, एक विषमांगी मिश्रण एक असमांग संरचना वाला मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न चरणों में घटक होते हैं। तो पानी में चीनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, प्रतिष्ठित एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो प्रतिष्ठित एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर, जो कि दोस्तों 1929 ऑप्शन सी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों शैक्षणिक पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पहली बार 1929 में प्रदान किए गए थे। उन्हें दोस्तों सालाना शैक्षणिक ऑफ चलचित्र कला और विज्ञान द्वारा दिया जाता है। दोस्तों पुरस्कार फिल्म उद्योग में उपलब्धि को पहचानते हैं और फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1929। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैलोजन दोस्तों आवर्त सारणी में एक समूह है जिसमें 5 या 6 रासायनिक रूप से संबंधित तत्व होते हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था कंगना रनौत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए कंगना रनौत, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आप सभी के लिए। और दोस्तों ये दिया किसने? नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए तथा कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला इनको। तथा अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तथा और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए मिला। मतलब 2 लोगों को मिला, मनोज बाजपेयी और धनुष को उनकी फिल्म असुरन और मनोज बाजपेयी को उनकी हिंदी फिल्म भोसले के लिए दिया गया। तथा दोस्तों याद रखिएगा, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो एनटीपीसी में हुआ दोस्तों, जो रेलवे की तरफ से कि बहुत से बच्चों को नंबर कम आए, उसको दोस्तों दिल पे लीजिए, लेकिन दोस्तों ग्रुप डी की भी तैयारी करते रहिए। जब मानता हूँ बहुतों के नहीं हो पाए, बहुत लोगों के उम्मीद लगा रखी थी और बहुत से टीचर, चाहे मैं ये नहीं कहता कि अगर जो मुझसे पढ़ रहे हों कि आप मुझी से पढ़ें, ऐसा नहीं है। किसी जिससे आप अलग किसी और से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उनको कुछ गलत भला बुरा मत कहिए, क्योंकि दोस्तों कोई किसी को पता तो होता नहीं है। सब अपने आंकड़े, जैसे आप देखे होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, लोग अपने आंकड़े बनाते हैं खुद। उनको भी लगा और हम लोगों को भी लगा कि दोस्तों
60 से 65 जाएगी, किसी ने कहा कि 55 से 60 जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स था खाली, ना कि दोस्तों कि किसी ने नहीं सोचा था कि 78-80 चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों किसी को गलत मत सोचिए, सब दोस्तों आपका भला ही चाहते हैं। मानता हूँ लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई फ्री पढ़ाता है, कोई पेड कोर्स लेके कराता है, लेकिन दोस्तों मेहनत सभी करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। दिन रात लग जाता है दोस्तों कुछ प्रश्न बनाने में, आपको भी पता होगा दिन रात लग जाते हैं प्रश्न बनाने में, अच्छे प्रश्न बनाने में। हाँ, कुछ होते होंगे जो नहीं बना पाते होंगे, लेकिन हम लोगों से पूछिए कैसे कैसे प्रश्न निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है, कि उसको समझाने में भी वक्त लगता है। और बहुत से टीचर अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो आप गलत व्यवहार किसी भी टीचर से मत करिए। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे से पढ़िए, ऐसा नहीं है। जिससे आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ उनके लिए गलत शब्द मत इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट दोस्तों, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का निर्वात में अधिकतम त्वरण होगा? तो निर्वात स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का निर्वात में अधिकतम त्वरण होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में समान त्वरण होगा, यानी लोहे की छड़, कपास का टुकड़ा और प्लास्टिक का टुकड़ा। ऑप्शन तीनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? तो सुंदरवन दोस्तों भारत के बांग्लादेश तक फैला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पड़ोसी देश बांग्लादेश फैला है। सुंदरवन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश फैला हुआ है, तथा सुंदरवन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश और बाकी भारतीय क्षेत्र में है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। इसका गठन बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की के मेल से हुआ। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय है, तथा सुंदरवन जंगल डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रश्न आपका और बनता है, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ये आपका हो जाएगा। तथा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। और नेपाल दोस्तों 5 भारतीय राज्यों अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। आपने भी प्रश्न पढ़ा होगा कि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि दोस्तों कि नेपाल से हमारे कितने राज्य लगते हैं? तो दोस्तों 5 लगते हैं। उनके नाम भी जरूर याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। इंपॉर्टेंट है। अब बंगाल की बात है दोस्तों, बंगाल की राजधानी दोस्तों ढाका है। प्रधानमंत्री दोस्तों शेख हसीना। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी यूआईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 2021 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम थी मैं हूँ और मैं करूँगा, यानी आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम थी। तथा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ या फिर यूआईसीसी एक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक कैंसर समुदाय का समर्थन करता है और जागरूकता फैलाता है। आपसे पूछ सकता है कि यूआईसीसी कैसी संगठन है, तो याद रखिएगा गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। कब हुई थी दोस्तों? 1933 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, आयोडीन का उपयोग करके थायराइड आउटो ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन में से एक है। तो आयोडीन का उपयोग करके थायराइड यानी आउटो ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन में से एक है दोस्तों थायरोक्सिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण हार्मोन ग्रंथि जो मानव शरीर के उपापचय, वृद्धि और विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी? संस्कृत में महाभारत लिखी थी दोस्तों संत वेद व्यास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संत वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी दोस्तों? संत वेद व्यास, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था और ये इसे 5वें वेद शास्त्र के रूप में जाना था और ये हिंदू संस्कृति की एक मूल्यवान संपत्ति है। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रकार का ऊतक है?
तो द्रव प्रकार का ऊतक है दोस्तों रक्त। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में दोस्तों प्लाज्मा नामक एक द्रव, याद रखें, रक्त में प्लाज्मा नामक द्रव आवयव होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का एक और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। दोस्तों रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन, हार्मोन और विभिन्न पोषक तत्वों द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को एक साथ जोड़ता है। और दोस्तों हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक ऊतक होते हैं जिनमें दोस्तों एरोलर ऊतक, वसीय ऊतक, अस्थि कंडरा, अस्थिबंध, उपास्थि और रक्त शामिल हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अब विक्टोरिया मेमोरियल भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे दोस्तों 1906 और 1921 के बीच में बनाया गया था। इसकी अवधारणा दोस्तों तत्कालीन वायसराय जॉर्ज कर्जन ने की थी। याद रखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मतलब विक्टोरिया मेमोरियल किस 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 वायसराय के शासनकाल में बना था। दोस्तों जॉर्ज कर्जन। ऐसे प्रश्न आपके समझने में है दोस्तों कि ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं, कोई अलग से प्रश्न थोड़ा नहीं बना देता एग्जाम में भी। हाँ मानता हूँ करंट अफेयर्स दोस्तों जो खाली जो लेटेस्ट होते हैं और जो दोस्तों हिस्ट्री के होते हैं वो तो वही प्रश्न बने रहते हैं, अलग से थोड़ा नहीं बना देंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है दोस्तों पेट्रोलियम और कच्चा तेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। जितनी भी दोस्तों क्रांतियाँ उनको जरूर याद कर लीजिएगा सभी को। कच्चे पेट्रोलियम और कच्चा तेल। काली क्रांति की बात करेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। सरकार ने दोस्तों इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने और बायोडीजल के उत्पादन के लिए इसे पेट्रोल के साथ मिलाने की योजना बनाई। अब दोस्तों भारत में विभिन्न क्रांति क्षेत्रवार जैसे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है सभी। काली शक्ति क्रांति जैसे पेट्रोलियम से है, नीली क्रांति मछली से है, भूरी क्रांति चमड़ा और कोकोआ से है, धूसर क्रांति उर्वरक से है, हरी क्रांति दोस्तों कृषि से है, सफ़ेद क्रांति दूध यानी डेयरी फार्मिंग से है, रजत क्रांति अंडे से है, गुलाबी क्रांति ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स याद रखिएगा। स्वर्ण क्रांति दोस्तों बागवानी और शहद से है, स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट से है तथा लाल क्रांति मांस और टमाटर से है, पीली क्रांति तिलहन से है, रजत फाइबर क्रांति कपास से है और गोल क्रांति दोस्तों आलू से है। सभी इंपॉर्टेंट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा सभी को ध्यान से, एक प्रश्न दोस्तों जरूर बनता है इनसे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों इसके सेटिंग दर को धीमा करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। जिप्सम दोस्तों सीमेंट विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट और खनिज है। जिप्सम सीमेंट विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। अब इसका सूत्र सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा जो बोल रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, CaSO4 क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ये इसका सूत्र हो जाएगा, CaSO4 2H2O हो जाएगा। ये दोस्तों सीमेंट के सख्त होने की दर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है इनमें से दोस्तों, चाहे आर्गन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा आर्गन की कम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्गन में सभी भरे हुए कक्षाओं के साथ साथ एक भरा संयोजी कोष भी है। नतीजन दोस्तों ये किसी भी इलेक्ट्रॉनों को खोना या फिर हासिल नहीं करना चाहता है, इसलिए आर्गन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन संबंध है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी सबसे अधिक विकेट लेने वाली हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली हैं दोस्तों झूलन गोस्वामी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झूलन गोस्वामी सबसे अधिक वनडे में विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा था मैंने कि इसी में ही पहले एक कुछ शायद 4-5 दिन पहले पूछा था, इसी में दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि सबसे अधिक रन बनाने वाली ऑल मतलब सभी देशों में सबसे अधिक
रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं दोस्तों? तो वह बन गई हैं दोस्तों मिताली राज, भारतीय टेस्ट टीम कप्तान मिताली राज। याद रखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों मतलब लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, कुछ भी मान सकते हैं, वो उस तरह का स्तर नहीं है दोस्तों जितना पुरुष खिलाड़ियों के लिए है, उतना महिला लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए उस स्तर का नहीं है। इस बारे में बहुत बड़ी ख्याति उन्होंने प्राप्त की है। झूलन गोस्वामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके छोर पर लागू विभवांतर के समानुपाती होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ओम की बात है दोस्तों, तो एक यहाँ मैंने बता ही दिया ओम का नियम क्या कहता है। एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके छोर पर लागू विभवांतर के समानुपाती होती है, बशर्ते ये भौतिक स्थिति जैसे तापमान अपरिवर्तित रहे। यानी दोस्तों V बराबर आई आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V बराबर आई आर। याद रखिएगा, V बराबर आई आर। अब दोस्तों इसमें V क्या है? तो V यहाँ पर दोस्तों विभवांतर है, और R यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोध है, तथा I है दोस्तों धारा। ये तो सभी को पता होगा, I धारा, R दोस्तों प्रतिरोध और V बराबर विभवांतर। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है दोस्तों बेकिंग सोडा। ये शायद मैंने प्रश्न पहले भी करा रखा है, बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। अब दोस्तों एक दो बार मैंने अगर करा भी दिया तो इससे आपको भी पता चल जाएगा कि प्रश्न आना चाहिए आपको भी। ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया तो ये तो कि दोबारा नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो हर बार पूछ लिया था, कभी ना कभी वही प्रश्न दोहरा दिया था, तो क्या छोड़ तो देते नहीं हम लोग। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दोस्तों इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 हो जाएगा, याद रखिएगा ये। या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं हम लोग। तथा जिप्सम का क्या होता है दोस्तों? अब इसको तो पहले मैं दोस्तों, बेकिंग सोडा सभी को पता है, बेकिंग सोडा मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट पेट के अम्ल को शीघ्र बेअसर कर देता है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जिप्सम की बात कर ले हम लोग। जिप्सम दोस्तों हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा CaSO4 CaSO4.2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O, ये इसका हो जाएगा जिप्सम का। अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट निर्मित एक सामान्य सल्फेट खनिज है, और जिप्सम का उपयोग व्यापक रूप से दीवार, बोर्ड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा। अब दोस्तों आपका वाशिंग सोडा लिखा है, वाशिंग सोडा की बात कर ले तो इसका समानता दोस्तों Na2CO3। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग Na2CO3। इसको दोस्तों में इसको आप यहाँ पे O के नीचे लिख लेंगे CO, Na2CO3, ये इसका हो जाएगा। या फिर इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको रूप दोस्तों, आज का प्रयोग दोस्तों सभी को पता होगा, कठोर पानी को नरम करने में क्या आता है, और कपड़े वपड़े धोने में किया जाता है। इसको सीधा बोल सकते हैं हम लोग। इसका उपयोग कागज़, साबुन, वस्त्र, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों आपका एक और होगा, जैसे आपका स्लैग्ड लाइम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको बोल सकते हैं हम लोग कैल्शियम डाई जिसको बोल सकते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे दोस्तों स्लिम लाइट के रूप में भी जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी Ca। इसको भी लिख लूँगा मैं ब्रैकेट में Ca, ब्रैकेट में फिर लिखेंगे हम लोग OH की पावर होल ट्वाइस। ये हो जाएगा दोस्तों CaOH का होल। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक रासायनिक सूत्र है आपका ये। इसे दोस्तों स्लैग्ड लाइम के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो एग्जाम में आपको फंसाने के लिए स्लैग्ड लाइम पूछ लेगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि दोस्तों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग सीवेज उपाय, कागज उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण आदि में किया जाता है। सभी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? आगरा का लाल किला बनवाया था दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा का लाल किला भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। आगरा किले का निर्माण कब हुआ दोस्तों? इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1565 में। कब हुआ दोस्तों? 1565 के आसपास शुरू किया गया था, जब
दोस्तों सभी को थोड़ा नहीं पता होगा, होता है हर चीज़ कि उन्होंने बोल दी, बस हम लोग को तो याद ही करना होता है इस चीज़ें। 1565 में हुआ था। और दोस्तों दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? औरंगजेब ने 1659 से 1660 में किया था। और मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। तथा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने करा था? शाहजहां ने, याद रखिएगा। दो दो हैं मतलब आपका, चाहे मोती मस्जिद नई दिल्ली में बात करें तो लाल किला परिसर में स्थित है, और आगरा की मोती मस्जिद की बात करें तो ये शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें दोस्तों धीमी हो जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, धीमी हो जाती हैं और अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अविलंब की ओर झुक जाती हैं, अविलंब से दूर नहीं जाएंगी, याद रखिएगा। ये नहीं होगा, अविलंब की ओर हो जाएगी, ये याद रखिएगा। दोस्तों यह एक माध्यम में प्रवेश करने के बाद प्रकाश किरण को झुकना है, या फिर जहाँ इसकी गति भिन्न होती है, अपवर्तन में इसका हो जाता है दोस्तों। बस इतना याद रखिए आप इसके अंदर। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला तीसरा केरलवासी कौन बन गया है? तो केरलवासी बन गए हैं दोस्तों प्री आर्ट्स रिचेस। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपियन पी आर श्रीजेत भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बन गए। दोस्तों इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पी आर श्रीजेत किसको किसको मिला है दोस्तों, ये बात हो गई। जैसे कि पी आर श्रीजेत, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरेनहेन सहित 12 खिलाड़ियों को दिया गया। अब नीरज चोपड़ा तो जानते हैं दोस्तों, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने। और रवि कुमार की बात करें दोस्तों, ये कुश्ती में इन्होंने पदक जीता, रजत पदक जीता इन्होंने। और जब लवलीना बोरहन जो मुक्केबाजी सहित इन्होंने इनको मिला दोस्तों। ये पुरस्कार कब दिया गया दोस्तों? 13 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में दिए गए। याद रखिए कब दिए गए? 13 नवंबर 2021 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रहे था कब दिए गए, तो 13 नवंबर 2021 को। अब किसने दिया दोस्तों? तो इनको दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है दोस्तों पुरस्कार। अब दोस्तों बात कर लेंगे अन्य कौन कौन से हैं, जैसे कि उनको कौन कौन से दिए गए, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो 12 नाम और भी हैं, जैसे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में दिया गया इनको, ये जेवलिन थ्रो करते हैं दोस्तों। रवि कुमार दहिया दोस्तों दहिया कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, पी आर सिंह दोस्तों हॉकी में जिनकी बात की गई थी। अवनी लेखा की बात करेंगे पैराशूटिंग में, इन्होंने दोस्तों 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक और रजत पदक, 2 पदक इन्होंने जीते हैं। और ओलंपिक में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं दोस्तों अवनी लेखरा, याद रखिए, राजस्थान से हैं। सुमित अंतिल की बात करें, इन्होंने पैरा एथलेटिक में इन्होंने जीता है। प्रमोद भगत की बात करें दोस्तों, इन्होंने पैरा बैडमिंटन में इनको मिला है यह पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तथा कृष्णा नागर दोस्तों पैरा बैडमिंटन में, और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में, मिताली राज दोस्तों क्रिकेट में, जिनकी मैंने बात की थी अभी, इसके सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सुनील छेत्री दोस्तों फुटबॉल में इनको मिला, और मनप्रीत सिंह दोस्तों हॉकी में दी मिला इनको। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे कार्यवाहक हो चाहे ऐसे भी हो, मतलब कराया, तब भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत किया था। किसके अंतर्गत दोस्तों? 126 के अंतर्गत किया था। और मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्त की अवधि जो भी हो उसे भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 126 दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तथा वर्तमान में दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े भारत के वर्तमान मुख्य नहीं है दोस्तों। इनसे पहले दोस्तों रमणा है दोस्तों, NV रमणा है, इनसे पहले थे दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े, जो कि दोस्तों भारत के पूर्व में थे, और अब हैं दोस्तों NV रमणा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों इनका योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु इनकी 65 वर्ष होनी, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 65 वर्ष तो होनी ही चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, सेबी एक है, आपको बताना है कि सेबी एक क्या है? संवैधानिक निकाय, सलाहकार निकाय, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय।
तो सेबी एक दोस्तों सांविधिक निकाय, क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सांविधिक निकाय। सेबी भारत सरकार के स्वामित्व वाले देश में प्रतिभूतियों और वस्तु बाजार का नियामक है। तथा सेबी का मतलब होता है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति। आप भी सुनते होंगे दोस्तों सेबी सेबी, तो सेबी का मतलब यही होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति। सेबी की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 12 अप्रैल। कब हुई दोस्तों? 12 अप्रैल। बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ APR, समझ जाएंगे आप। 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। और सेबी के मुख्य कार्य की बात कर सकता है दोस्तों, इसमें कार्य बहुत से, जैसे जारीकर्ता, निवेशक और बिचौलिए, इसमें 3 प्रकार के कार्य करते हैं सेबी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, ब्रायोफाइलम किसके द्वारा पुनरुत्पादित करता है? तो ब्रायोफाइलम जो कि दोस्तों वनस्पति प्रचार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ब्रायोफाइलम वनस्पति प्रचार द्वारा पुनरुत्पादित करता है। अब ब्रायोफाइलम की बात कर ले, इसकी बात कर लेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों वह पत्तियां के वनस्पति प्रसार के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं और उन्हें वायु पौधे भी कहा जाता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जिनके किनारों पर नुकीले निशान होते हैं, और यह वह स्थान है जहाँ ये कलियां निकलती हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला थी दोस्तों जुंको ताबेई। कौन थी दोस्तों? जुंको ताबेई। वह दोस्तों एक जापानी पर्वतारोही, लेखिका और शिक्षिका थी, जुंको ताबेई। तथा वह न केवल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, बल्कि हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। जुंको ताबेई, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। तो यह प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे चाहे आभासी हो, सीधी हो, उल्टी है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न जितने भी बनते हैं जरूर याद रख लीजिएगा। चाहे अवतल में पूछ लेता है, उत्तल में पूछ सकता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आभासी और सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर GST पेश किया? तो संविधान के दोस्तों 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर GST पेश किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। GST विधेयक को दोस्तों पहली बार 2014 में संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, तथा वस्तु एवं सेवा कर पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। करे है दोस्तों, बस खाली कहने की बातें हैं। लोग जब GST सब चीज़ें, कुछ चीज़ें सरकार मतलब ऊपर से तो लागू हो जाता है, लेकिन धरातल पे वो चीज़ें काम नहीं करती हैं दोस्तों। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सबको पता है। एक तरफ से खाली लोग कहना नहीं चाहते हैं दोस्तों, सभी को पता है। इसके अलावा छोड़िए, हम लोग को क्या लेना देना इसमें बात करने दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन की बात कर लें, 2003 में जो हुआ दोस्तों, इसके दोस्तों रूप में जहाँ था, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसमें दोस्तों BDMS यानी जिसको बोलते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाएं शामिल हैं। याद रखिएगा, डर शॉर्टकट मैंने बनाया दोस्तों, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाएं शामिल है। और अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या दोस्तों 22 बढ़ गई, 22 तक हो गई। कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं हो गई हैं। संवैधानिक दोस्तों 103 में बात कर लेंगे हम लोग। जो 103 में लिखा है आपका, संशोधन अधिनियम को 13 जनवरी 2018 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह केंद्र सरकार की नौकरियों के साथ साथ सरकारी शिक्षण संस्थानों में नौकरियों का आरक्षण प्रदान करता है। यह उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित नागरिकों पर लागू होता है, जिसमें दोस्तों 10% आरक्षण की सुविधा दी गई है, जो मतलब मौजूदा आरक्षण के अलावा है। ये आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अलावा और प्रत्येक श्रेणी की कुल सीटों की अधिकतम 10% के अधीन होती हैं। प्रत्येक श्रेणी की कुल सीटों की अधिकतम होती है। लेकिन दोस्तों ये तो बताया गया इसमें, लेकिन इसमें तो कुछ चीज़ें दोस्तों गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं में ही 10, मान लीजिए कि आरक्षण का जो 50% मान लीजिए कि सामान्य वर्ग के लिए है,
उसी में ही इन्होंने 10% का आरक्षण दे दिया, अलग से थोड़ो ना दे दिया कि अलग से दे दिया, उसी में फिर कटौती करके, मतलब कोई उनका सिस्टम नहीं बनता। इसमें दोस्तों एक मंत्री के भाई समझ लीजिए प्रोफेसर का आरक्षण का डाल रहे हैं। आप समझिए मंत्री के भाई आरक्षण का डाल रहे हैं प्रोफेसर का, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप और हम कहाँ हैं, तो यह समझ सकते हैं सर। दोस्तों सब राजनीतिक मनमायने खाली एक तरफ से लोगों के। बताइए, मंत्री का भाई आरक्षण डाल रहा है, तो आप तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो आप तो क्या बोलते हैं इधर, छोड़िए। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, किया गया कार्य को जूल में ज्ञात कर यदि 750 न्यूटन का बल द्रव्यमान 30 किलोग्राम की गाड़ी को 16 मीटर धकेलता है। तो इसको आपको दोस्तों हल करना है। तो पहले मैं इसमें दोस्तों पहले बता देंगे, एक बल द्वारा कार्य तब होता है जब दोस्तों एक निकाय बल की दिशा में कुछ दूरी पर विस्थापित हो जाए। अब चूंकि वस्तु एफ की दिशा में विस्थापित होती है, इसलिए दूरी एस में वस्तु को विस्थापित करने पे बल द्वारा किया गया कार्य होता है दोस्तों। अब इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, पहले इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा दोस्तों डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या लगेगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा लगेगा। अब दोस्तों इसलिए बल दोस्तों द्वारा किया गया कार्य वस्तु के बल और विस्थापन के अदिश या फिर बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। अब दोस्तों इसमें दिया क्या गया, जो अब मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपका लिखा 750 न्यूटन, तो इसमें दोस्तों बल तो आपका ऐसे ही हो गया, आप ही समझ गए होंगे दोस्तों। एफ बराबर 750 दिया गया, कितना दिया गया, एफ बराबर 750 एन। लिख दे रहा हूँ मैं पूरा आपको। विस्थापन तो आप समझेंगे दोस्तों, एस एस बराबर दोस्तों ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। कितना दिया दोस्तों, 16 मीटर। अब दोस्तों इसमें किया गया कार्य का डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ दोस्तों थीटा 0 डिग्री है, तो दोस्तों इसका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मतलब अब मान लीजिए इसको हल किया मैंने, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। अब हल करूँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू बराबर लिखेंगे तो 750 गुणते 16 लिख दूंगा मैं। अब अब जो भी हल आएगा कितना आएगा दोस्तों, 12,000 जूल आ जाएगा। उसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 12,000 जूल। क्या आ जाएगा, 12,000 जूल हो जाएगा। अब 12,000 जूल हो गया, तब दोस्तों जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1,000 से मतलब भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 1,000 का। अब इसमें 1,000 का भाग भाग देंगे हम लोग, 1,000 का भाग देंगे 12,000 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 जूल। जब काटेंगे तो 12 ही तो आएगा, 3 जीरो कट गए, तो आंसर तो आपका 12 ही आएगा, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आंसर। करेंगे तो आपको भी हो जाएगा, हल हो जाएगा दोस्तों, सरल है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, हो जाएगा दोस्तों, है नहीं होगा आपका, प्राप्त किया था, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसमें भारत के संप्रभु गणराज्य बन गया इस बार गणतंत्र दिवस जो बना था आपका। परेड में मुख्य अतिथि नहीं थे इसमें दोस्तों। और इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी को अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विषय के साथ कुल 32 में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पहला पुरस्कार दिया गया इसमें। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों यह हैं आपके अनुराग ठाकुर। कौन है दोस्तों, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं दोस्तों, भारत सरकार में खेल मंत्री हैं। दोस्तों राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करेंगे दोस्तों, ये भी पहले मंत्री रह चुके हैं। ये एक भारतीय राजनीतिक ओलंपिक पदक विजेता, जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में भारत के लिए पहले रजत पदक जीता था। नितिन गडकरी की बात कर लेंगे दोस्तों, तो ये भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग पथ परिवहन मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इनका काम का दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, भारत के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर इस पर लगने वाले किसके अनुपातिक होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बल, ऑप्शन बी, रैखिक वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर इस पर लगने वाले बल के आनुपातिक होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, किसके राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। तो दोस्तों ये थे आपके हरिसेन। कौन थे दोस्तों, हरिसेन राजा इसमें आपका कॉमा लगा सकते हैं आप। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों बाण भट्ट की बात कर लें, जो आपके बाण भट्ट लिखे हैं, तो बाण भट्ट वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे दोस्तों? बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब वसुमित्र की बात कर ले दोस्तों, तो ये चौथी बौद्ध संस्कृति राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में सन 72 ईस्वी के आसपास आयोजित किया गया था। उसमें थे दोस्तों इन ये उसमें थे मुख्य। अब दोस्तों इनकी अध्यक्षता में वासुमित्र इनकी अध्यक्षता की थी, वासुमित्र ने की थी, और जिसे अश्वघोष ने प्रतिनियुक्त किया था। कंबन की बात कर लें दोस्तों, तो ये है कंबन कुलोथुंगा तृतीय के शासनकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने तमिल रामायण या फिर रामावतारम की रचना की थी। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, क्यूबाइडल एपिथैलेमस कोशिकाएं में पाई जाती हैं? तो क्यूबाइडल एपिथैलेमस कोशिकाएं लाल ग्रंथि में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यूबाइडल एपिथैलेमस कोशिकाएं लाल ग्रंथियों में पाई जाती हैं। अब एपिथैलेमस दोस्तों ऊतक जानवरों के शरीर में मौजूद सुरक्षात्मक ऊतक हैं, और क्यूबाइडल शरीर के भीतर अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकती है। अब हम लोग अन्य बात कर लें, जैसे कि एपिथैलेमस ऊतक के विभिन्न प्रकार जो निम्न में प्रकार में होते हैं, किसमें किसमें ये होते हैं दोस्तों? सरल सल्की एपिथेलियम, जो कि दोस्तों ग्रसिका और मुंह की परत में होते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। स्त्रीकृत सल्की एपिथेलियम दोस्तों त्वचा में होते हैं, और स्तंभकार एपिथेलियम दोस्तों आंत में होते हैं। रोमक स्तंभकार एपिथेलियम दोस्तों स्वतंत्र तंत्र में होते हैं। और क्यूबाइडल एपिथेलियम दोस्तों गुर्दा नलिकाएं और लाल ग्रंथि, जो आपसे पूछा गया, ये जिससे आपका पूछा गया, ये आपका पूछा गया, ये वाला आपका लाल ग्रंथि, तो आप इसमें गुर्दा नलिका भी पूछ सकता था आपका, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। मतलब डायरेक्ट प्रश्न पूछा था दोस्तों। ग्रंथि एपिथेलेमस की बात करेंगे तो ये ग्रंथियों के आवरण में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों धर्मपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। वह पाल साम्राज्य के दौरान विक्रमशिला भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक था। यह महान पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा 8वीं-9वीं ईस्वी के दौरान स्थापित की गई थी। यह बिहार के भागलपुर जिले के गांव में अंतचिक गांव में स्थित है। दोस्तों बहुत ही भव्य मतलब विश्वविद्यालय है, बहुत ही बढ़िया विश्वविद्यालय है। पहले लोग इन्हीं से दोस्तों पढ़ पढ़ के निकलते थे। बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय अभी भी है दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों कहते हैं नहीं कि सरकार के अंदर अधीन में आती कोई चीज़ें, तो लोग खराब कर देते हैं, उसकी देख रेख सही से नहीं करते हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों 281। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। प्रत्येक कक्षा में दोस्तों अधिकतम 2n2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहाँ n कक्षा की संख्या है, और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम बता दें कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयुक्ता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह सोडियम का कोष मॉडल है, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों अग्नाशय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्नाशय दोस्तों उदर में स्थित एक अंग है। कहाँ पे दोस्तों? उदर में स्थित एक अंग है, जो यह मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार के होते हैं? तो हवा में दोस्तों ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगे वह तरंगे होती है जिनमें माध्यम का कण उसके प्रसार की दिशा में के समांतर कंपन करता है, तथा ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन दोस्तों बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि धैर्य मत छोड़िए। एनटीपीसी ना सही तो दोस्तों ग्रुप डी का पेपर में जी जान लगा दीजिए। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा। कब पढ़िए ना पढ़िए वो अलग बात है, मुझसे आप किसी से भी पढ़ते हो, लेकिन आपको दोस्तों धैर्य नहीं छोड़ना। अगर आप इंसान जब धैर्य छोड़ देता है दोस्तों, तकलीफ़ होती है, उसको खुद भी होती है। मैं मानता हूँ, मुझसे गुजरा मुझसे गुजरा है वो सब, इसलिए मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है। ये सिर्फ उसको पता होता है, या और किसी को नहीं पता होता है।
वो किसी को भी नहीं बता सकता, चाहे अपने परिवार को हो, दोस्तों में। बहुत दोस्त भी दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, खास होंगे तो उन्हीं को बताता, लेकिन दोस्त जो अंदर से टूटा होता है तो सिर्फ जिस पे बीत रही होती है, कहते हैं ना, जिस पे बीत रही सिर्फ वही जानता है। इसलिए दोस्तों धैर्य मत छोड़िए, ग्रुप डी की तैयारी दोस्तों जी जान से लगा दीजिए। और जिनका दोस्तों NTPC CBT फर्स्ट निकल क्लियर हो गया है, उनको दोस्तों CBT 2 की बधाई हो। जितना हो सके वो भी दोस्तों मेहनत करें, क्योंकि उनका भी दोस्तों भी निकला नहीं है। दूसरों के लिए, अब उनकी तो कोई गलती है नहीं, उन्होंने मेहनत की है, जिसका निकला है उन्होंने दम लगाई है, मेहनत किया है। बस गलती दोस्तों सरकार की है, इसमें किसी को दोस्त नहीं दे सकते। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।